सभी लोगों को नमस्कार। एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में प्रधानाचार्य पद के लिए जो कक्षाएं 5 अगस्त 2024 से आरंभ हुई हैं, उन कक्षाओं के लिए अभी भी जो है हम पंजीकरण कर रहे हैं और तमाम वो लोग जो इस प्रधानाचार्य पद के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं वो संस्थान के साथ जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। आज हम इसमें जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर की जो पहली यूनिट है शैक्षिक परिप्रेक्ष्य, उस यूनिट के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि सेकंड पेपर में जो हमारी पहली यूनिट है शैक्षिक परिप्रेक्ष्य, इसके अंदर कुल मिला के 20 तो क्वेश्चन रहेंगे और 40 इसके अंक होने हैं। तो यानी 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने। इस यूनिट में जो है 4 सब यूनिट हैं। इन 4 सब यूनिटों में पहली सब यूनिट है स्वतंत्रता के पश्चात भारत में जो शैक्षिक आयोग बने हैं, भारत में शिक्षा के विस्तार के लिए, सुधार के लिए, बदलाव के लिए सरकारों के द्वारा समय समय पर आयोगों का गठन किया गया ताकि वो समस्त शैक्षिक व्यवस्था का आकलन करके सरकारों को अपनी सिफारिशें दे, शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा आदि को सुधारने के लिए। तो इसी के लिए जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में बना था, जिसको हम मुदलियार आयोग के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा दूसरा इसमें शिक्षा आयोग 1964 में बना था। ये तो हमारी पहली यूनिट है। दूसरी सब यूनिट है, ये पहली सब यूनिट है। दूसरी सब यूनिट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विद्यालयी शिक्षा, ये दो इससे दूसरी सब यूनिट के अंदर आ जाएंगे। तीसरी सब यूनिट है इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है 2009, जो हमारी संसद के द्वारा 86वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा पारित करके 2009 में इसमें लागू कर दिया गया था। और चौथी सब यूनिट है इसमें उत्तराखंड प्रदेश में विद्यालयी शिक्षा के प्रावधान। तो ये 4 सब यूनिट है। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि प्रत्येक सब यूनिट से लगभग 5 क्वेश्चन जो है ये पूछेंगे और इस तरह से 4 सब यूनिट से 5-5 क्वेश्चन पूछ के 20 क्वेश्चन का जो है ये पूरा समूह रहेगा। तो हमारा जो लक्ष्य होगा वो इसी को ध्यान में रख करके तैयारी करना इसमें आवश्यक है। अब हम इसमें जो शिक्षा का विकास भारत में हुआ है, समय समय पर उसके लिए कई तरह के आयोग बने हैं। तो हम कुछ ब्रिटिश काल के आयोगों की चर्चा कर रहे हैं ताकि हमारा जो बेस है वो क्लियर रहे और हमें चीज़ों को समझने में ज़्यादा सहूलियत रहेगी कि कहाँ से इसका शुरुआत हुआ। तो जो औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास हुआ है या फिर जो डेवलपमेंट हुआ है, हम इसका एक आधार ये समझने की कोशिश करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में व्यापारिक क्रियाकलापों के लिए आती है तो उनका या बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो ब्रिटिश सरकार का शासन भारत में होता है, इनका किसी का भी जो है ये बहुत बड़ा प्राथमिक उद्देश्य नहीं था कि भारत में शिक्षा विकास के लिए होनी चाहिए या इसका विस्तार होना चाहिए या नागरिक शिक्षित होने चाहिए। इससे ज़्यादा इनकी जो आवश्यकता थी, जब इनका साम्राज्य विस्तार होता है भारत में, जब जो है इनका व्यापारिक क्रियाकलाप बढ़ते हैं, तो तब इन्हें एक ऐसा भारतीय समूह चाहिए था जो भारत और ब्रिटिश सरकार के बीच में कड़ी का काम कर सके। और ऐसे लोगों को फिर निश्चित रूप से जो है एंग्लो इंग्लिश में जो है शिक्षित किया जाना जरूरी था ताकि वो दोनों के बीच के कार्यों को मैनेज कर सकें। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो है ब्रिटिश सरकार का शिक्षा से संबंधित सुधार भारत में आरंभ होता है। तो 1830 का जो दशक है, तब जो है भारत में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और उस समय अंग्रेजों का मुख्य जो क्षेत्र था वो जो है बंगाल और बिहार था, जहां पर इनकी व्यापारिक गतिविधियां और बाकी सारी चीजें अधिक से अधिक थी। तो उन्हीं क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। ये समिति जो है एक ईसाई प्रचारक या फिर हम शिक्षाविद बोल सकते हैं, विलियम एडम्स की अध्यक्षता में जो है बनी थी। और इस समिति ने फिर सुझाव देना था कि क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए हैं यहाँ पर शिक्षा से संबंधित परिप्रेक्ष्यों के लिए। तो ये शुरुआत है। इसके अलावा हम ब्रिटिश काल में शिक्षा के
डेवलपमेंट के पार्ट में अगर हम देखेंगे तो क्या क्या इनमें होता है। सबसे पहले तो जो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ था, और उस ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत में शिक्षा के उत्थान या विकास के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने एक कदम उठाया था। ये कदम ये था कि भारत में शिक्षा के विकास हेतु प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाना सुनिश्चित हुआ था। जहां हम आज देखते हैं कि जो हमारा केंद्रीय बजट होता है उसमें जो है शिक्षा पर कई लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, शुरुआत यहां से होती कि 1 लाख रुपए का अनुदान का प्रावधान भारत में शिक्षा संस्कृति के विस्तार के लिए जो है शुरू होता है 1813 के चार्टर एक्ट। इसके बाद जो है इसमें दूसरा महत्वपूर्ण कदम आता है, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम आता है 1835। ये जो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 है, इसका विषय क्या था कि तब भारत तो जो है जो गवर्नर जनरल था वो बंगाल का गवर्नर जनरल से बदल करके भारत का गवर्नर जनरल हो गया था, अर्थात इनका जो भौगोलिक विस्तार था वो ज़्यादा हो गया था, व्यापारिक क्रियाकलाप ज़्यादा बढ़ गए थे। अब अंग्रेजों को ऐसे कर्मचारियों की ज़्यादा ज़रूरत थी जो उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें, और इसी उद्देश्य के लिए जो है ये अगला प्रयास होता है कि भारत में शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम से दिया जाए, ताकि जो है कुछ भारतीय अंग्रेजी से परिचित हो जाएं और वो इन तमाम कार्यों को करने में मदद करें। तो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1935, जिसके माध्यम से अंग्रेजी एक माध्यम के रूप में शुरू हो जाता है भारत में। इसके साथ में जो है मैकाले का स्मरण पत्र, मैकाले माइन्यूट्स, ये जो मैकाले माइन्यूट्स है, तो मैकाले, लॉर्ड मैकाले वैसे तो 1834 में भारत में आते हैं, और इनको जो है गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद होती थी उसमें इन्हें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। और साथ में जो है एक सार्वजनिक शिक्षा समिति का गठन हुआ था, जिसका अध्यक्ष जो है लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। और 1935 में इन्होंने अपने तमाम चीज़ों को जो है सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। उसको जो है स्मरण पत्र या माइन्यूट्स के नाम से भी जाना जाता है। इस स्मरण पत्र में या इस सुझाव व्यवस्था में इन्होंने कई सुझाव दिए थे, जिसके अंतर्गत जो है भारत में ये कहा गया था कि भारत में अंग्रेजी माध्यम में जो है शिक्षा आरंभ हो जानी चाहिए। और वहाँ पर जो है लॉर्ड मैकाले ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, वो था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसको हम जो है अधोगामी निष्पादन का सिद्धांत भी कहते हैं। ये क्या सिद्धांत था लॉर्ड मैकाले का? उनका कहना था कि एक छोटे से समूह को शिक्षित किया जाना चाहिए, और ये जो छोटा सा समूह होगा ये अंग्रेजों के बीच में और भारतीयों के बीच में कड़ी का काम करेगा। यानी लॉर्ड मैकाले का उद्देश्य पूरे भारतीयों को शिक्षित करने का बिल्कुल नहीं था, बल्कि जो है वो सिर्फ एक समूह को शिक्षित करना चाहते थे जो उनकी पहली आवश्यकताओं के हिसाब से जो है उनको मदद करे। तो ये जो है इसीलिए जो है लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र, जिसका अभी भी कई सारा प्रावधान हम शायद अपनी शिक्षा के अंदर देखते हैं, जैसे अंग्रेजी शिक्षा का ही विषय है तो इसका विरोध होता है। इसके अलावा जो है जेम्स थॉमसन ने प्रयास किया था, ये पश्चिमोत्तर भारत के अंदर जो है अधिकारी थे, और 1843 से 53 के बीच में इनका प्रयास हम देखते हैं। तो जेम्स थॉमसन ने ये कोशिश की थी कि भारत में जो है टेक्निकल एजुकेशन की शुरुआत की जाए, और इन्होंने कहा था कि इसको स्थानीय भाषा में जो है प्रदान किया जाना चाहिए। इसमें इन्होंने मैथमेटिक्स का, कृषि का, विज्ञान का, ऐसे विषयों को पढ़ाने की प्रयास किया था। और जैसे हम देखते हैं कि भारत का जो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, उस पर्सपेक्टिव में कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि जो PWD यानी जो लोक निर्माण विभाग होता है या कृषि से संबंधित कार्य होते हैं, उनके लिए जो है उनके द्वारा जो है ऐसे विद्यार्थी तैयार किए जा सकें जो भविष्य में ऐसे तकनीकी कामों को कर सकें। जैसे हम कहते हैं कि कैनाल बनानी है, नहर बनानी है, तो उसके लिए इंजीनियर चाहिए,
बाकी चीजें करनी तो इसी तरह से। तो यहां से टेक्निकल चीजों को हम डेवलपमेंट के रूप में देखेंगे। इसके अलावा जो है 1854 में वुड्स डिस्पैच आता है। इसने मुख्य रूप से माध्यमिक शिक्षा हेतु कहा कि एंग्लो वर्नाकुलर भाषा में शिक्षा होनी चाहिए, और उच्च शिक्षा के लिए जो है इन्होंने कहा कि अंग्रेजी माध्यम हो सकता है। तो वुड डिस्पैच के द्वारा जो है भारत में शिक्षा के लिए जो है प्रयास होते हैं, और इनके द्वारा खासकर जो विश्वविद्यालय शिक्षा का विकास होता है वो ज़्यादा होता है। 1857 में 3 विश्वविद्यालय बने थे, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। ये जो प्रेसिडेंसी टाउन थी अंग्रेजों की, वहाँ पर जो है इन विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी, और इसके बाद लगातार ये चीज़ें चलती रही थी। इसके अलावा जो है ब्रिटिश काल में और कौन कौन से जो है आयोग बने थे। हंटर आयोग बना था 1882-83 में। इस आयोग ने एक प्राथमिकता में रखा था कि प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा विभाग होना चाहिए, जिसके माध्यम से माध्यमिक शिक्षा और बाकी तरह की शिक्षाओं का संचालन, नियंत्रण आदि कार्य हो जाने चाहिए। तो यहाँ से भी शिक्षा का हम एक परिप्रेक्ष्य देख सकते हैं। इसके अलावा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1904 में बना था। ये जो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग था, इससे पहले एक समिति बनी गई थी, रैले समिति। 1902 में वो समिति बनी थी। इस समिति के सुझाव पर ही ये आयोग बना था। तो इसमें जो है विश्वविद्यालयों में शिक्षा, शोध, इस चीज पर ज्यादा फोकस किया गया था। विश्वविद्यालयों में जो है प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपने शोध कार्यों के लिए और बाकी कार्यों के लिए 5 लाख अनुदान दिया जाना चाहिए, ऐसा इस आयोग ने जो अपनी सिफारिशों में कहा था। इसके अलावा जो है सैंडलर आयोग बना। सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 और 19 के बीच में बना था। इस आयोग ने किस तरह की सिफारिशें की थी। इसने स्कूली पाठ्यक्रम को कहा था कि यह 12 वर्षों का होना चाहिए। साथ में स्कूल में इंटरमीडिएट शिक्षा जो दी जानी चाहिए वो विश्वविद्यालयों द्वारा नहीं दी जानी चाहिए, अर्थात विश्वविद्यालयों को उसे अलग कर देना चाहिए और स्कूली शिक्षा यानी इंटरमीडिएट तक अलग होना चाहिए। ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट है जो समय के साथ जो है आगे बढ़े होंगे। उसके अलावा हार्टोंग समिति 1929 में आती है। इसने प्राथमिक शिक्षा पे जोर दिया। उसके अलावा शिक्षा पर सार्जेंट योजना आती है 1944 में, और इसने 3 वर्ष से 6 वर्ष के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात कही थी। 6 से 11 वर्ष के लिए इसने कहा था कि अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, और 11 से 17 वर्ष के लिए इसने कहा था कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट होनी चाहिए। इस प्रकार से आज हमारा जो शिक्षा ढांचा है, उस शिक्षा ढांचे की कई सारी बुनियादें हम यहाँ से देख सकते हैं, और वही चीज़ें इसके अंदर आगे आती हैं। अब इसके अंदर हम आ जाते हैं मुदलियार आयोग के परिप्रेक्ष्य में। ये आयोग 1952-53 में बना था, और इस आयोग का उद्देश्य क्या था, इसकी सिफारिशें क्या थी, इसका पैटर्न क्या था, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखकर हम इसे तैयार कर सकते हैं, और इसके अंदर से तमाम प्रश्नों के जो है उत्तर भी निकाल सकते हैं। तो पहला हम इसका उद्देश्य ढूंढते हैं कि ये बना क्यों था। तो इसका जो उद्देश्य था, चूंकि जो है भारत में जो 1951 की जो हमारी जनगणना थी, और तब जो है भारत में लगभग 36 करोड़ की जनसंख्या हो गई थी, जिसमें ये कैलकुलेशंस भी आई थी कि जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है, और उस बढ़ी हुई संख्या के साथ में शिक्षा को बेहतर कैसे किया जाए, अच्छा कैसे बनाया जाए, या फिर ज़्यादातर उस समय शायद उतनी तक की शिक्षा ग्रहण करते होंगे विद्यार्थी। तो ऐसे तमाम चीज़ों को बेहतर स्वरूपस्था देने के लिए सिफारिशें सरकार को चाहिए थी। उसी के लिए मुदलियार आयोग का गठन हुआ। तो लक्ष्य था, उद्देश्य था, माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था की जांच करने के उद्देश्य से ये बना था। तो हम इसको ये कह सकते हैं, एक शिक्षा आयोग की तरह था, एजुकेशन कमीशन था ये, और इसको जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, मुदलियार आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो आयोग 1952-53 में बना था, और इसके जो अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। ये कौन थे? ये जो है मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे, और इनकी अध्यक्षता में इसे बनाया गया था, और इनको कहा गया था कि भारत में माध्यमिक विद्यालयों का अध्ययन किया जाए,
परीक्षण किया जाए, जांच की जाए और फिर सरकार को सुझाव दिया जाए कि क्या क्या बदलाव, क्या क्या सुधार होना आवश्यक है ताकि माध्यमिक शिक्षा भारत में बेहतर हो जाए। तो इस मुदलियार आयोग ने जो है, हम देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा का परीक्षण किया। इसका जो परीक्षण था, इसमें विविध पाठ्यक्रमों का परिप्रेक्ष्य में भी जो है इसने जो है परीक्षण किया था। इन विविध पाठ्यक्रमों में हम क्या देखते हैं, जैसे जो है विज्ञान के पार्ट में जो है, या फिर तकनीकी शिक्षा जो व्यावसायिक शिक्षा है, और तकनीकी शिक्षा टेक्नोलॉजिकल और व्यावसायिक यानी प्रोफेशनल, इन 3 प्रकार के पाठ्यक्रम को भी इसने जांचना और परखना था। तो जो मुदलियार आयोग है, इस मुदलियार आयोग के द्वारा जो है क्या क्या चीजें हम देखते हैं, इसके अंदर अगर देखा जाता है कि जो 3 वर्षीय मध्य प्रणाली है, यानी 5वीं से लेके 8वीं तक, और फिर 4 वर्षीय जो उच्चतर माध्यमिक प्रणाली यानी 8वीं से लेके 12वीं तक, इस प्रणाली पर जो है ज्यादा अध्ययन किया गया था। ये आज भी जो है चल रही है भारत के अंदर। उसके अलावा विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा कैसे जो है तैयार की जाए, या रटने वाली शिक्षा को कैसे कम किया जाए, इस पर भी जो है विषय था। उसके अलावा शिक्षण प्रशिक्षण स्कूल स्वायत्तता में सुधार और प्रमुख सुधारों का खाका जो आज तक हम देख रहे हैं कि जो है चल रहा है, ये सारे परिप्रेक्ष्य थे जो है इस आयोग के विषय में। अब हम इस आयोग का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, इसकी संरचना देखेंगे, तो कैसी संरचना हमें देखने को मिलेगी। इस आयोग का जो नाम है, और ये क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है, तो इसका नाम था माध्यमिक शिक्षा आयोग, या फिर ये बोल सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग को और किस नाम से हम जो है जानते हैं। तो तब जो है मुदलियार आयोग भी बोल सकते हैं, शिक्षा आयोग भी बोल, एक तरह का शिक्षा आयोग भी था ये। उसके अलावा इसकी नियुक्ति कब हुई थी, इसकी नियुक्ति हुई थी 23 सितंबर 1952 को, और इसकी जो है सिफारिश जो है भारत सरकार के माध्यम से जो है भारत सरकार को कैब के माध्यम से हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार थे, जो मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे, और इसके जो सचिव थे ये एएन बासु थे। सहायक सचिव इसमें शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा अधिकारी डॉक्टर एसएम सहायक थे, और ये एक तरह का 7 सदस्यीय समिति था। इसके अलावा जो है इसमें सदस्य सचिव के रूप में जो है प्रधान सदस्य सचिव एएन बासु, जो केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली से जुड़े हुए थे, और इस पूरे आयोग ने जो अपना प्रतिवेदन दिया था, अपनी रिपोर्टें सरकार को दी थी। ये रिपोर्ट जो है इन्होंने 29 अगस्त 1953 को जो है सरकार को सौंपी थी। अब ये तो इसकी संरचना हुई। इसके अंदर इसने सुधार के लिए जो है क्या क्या बातें कही थी, और इनका जो है कितना जो है, इसका हम उद्देश्य भी देख सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। ये जो आयोग बना था, अगर एग्जैक्टली इसने इसके ऑब्जेक्टिव पर जो है क्वेश्चन किया तो क्या रहेगा, तो माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं की जांच करना था इस आयोग का काम। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन और विषय वस्तु ये परखना था, और प्राथमिक और उच्च शिक्षा के साथ इसका संबंध क्या है। ये 3 इसके मुख्य जो है उद्देश्य हम देख सकते हैं आयोग के, जिसके लिए इसकी नियुक्ति हुई थी। अब सिफारिशें क्या थी इसकी, तो इस आयोग ने जो सिफारिशें की थी वो सिफारिशें इस प्रकार से थी कि जो है पहली जो सिफारिश थी इसकी कि भारत में अगर हमें बेहतर समाज बनाना है, विकास करना है, तरक्की हासिल करनी है, तो वो तभी हो सकती है जब उस देश में उस सोच के, क्षमता के नागरिक हों। तो अर्थात आदर्श नागरिक तैयार कैसे करें, चूंकि तमाम चीज़ों की जो फाउंडेशन है वो स्कूलों से पड़ती है। चाहे जो है विद्यार्थी के अंदर रचनात्मक क्षमता है, चाहे उसके अंदर जो है व्यावसायिक क्षमता है, चाहे उसके अंदर सामाजिक क्षमता है, चाहे उसके अंदर जो है सांस्कृतिक चीज़ें हैं, ऐसे तमाम गुणों के विकास की जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो स्कूलों से पड़ती है। और ये चीज़ें फिर आगे चलकर एक आदर्श नागरिक के रूप में वो आता है। तो आदर्श नागरिक तैयार करना इसका एक प्राथमिक लक्ष्य था।
और बिना इसके जो है प्रगति संभव नहीं थी। दूसरा इसमें जो है लक्ष्य था कि जो है जब माध्यमिक शिक्षा पूरी होती है तो उसके बाद विद्यार्थी ऐसी स्थिति में आए कि वो जो है कमा भी सकें, यानी पैसा कमाने की क्षमता भी विकसित होनी चाहिए विद्यार्थियों के अंदर एक समय के बाद, और उसके लिए जो है वो अपना भरण पोषण भी कर सकते हैं। जैसे हम जो है पश्चिम के देशों में देखते हैं कि वो स्कूलिंग एजुकेशन पूरी करने के बाद जो है स्वयं पढ़ाई भी करते हैं, कमाई भी करते हैं और अपना पालन पोषण भी कर लेते हैं, घर पे बर्डन भी नहीं होता है और एक तरह का एक बेहतर स्थिति बन जाती है। तो ये लक्ष्य हमारा भी था कि पैसा कमाने की क्षमता का भी उसमें विकास करना है। तीसरा जो इसका सिफारिश थी नेतृत्व की गुणवत्ता, इसमें जो है क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। तो जो नेतृत्व की जो क्षमता विकसित होती है उसकी जड़ें भी जो है स्कूलों से शुरू हो जाती हैं, और यही कारण है कि एक स्कूल का जो पर्यावरण होता है, एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पर विद्यार्थियों को ऐसा अवसर कितना मिल रहा है कि उनके अंदर नेतृत्व का गुण हो। ये जो मॉनिटर बनाना होता है, कई सारे कामों को विद्यार्थियों को हैंडओवर करना होता है, या फिर जो है खेल गतिविधि के माध्यम से उनमें लीडरशिप लानी होती है, या फिर ऐसे तमाम क्रियाकलाप हो सकते हैं जिसके माध्यम से नेतृत्व का विकास हो सके। भविष्य में उन्हें भी बड़ा नेता बनना हो सकता है, बड़ा बिजनेसमैन बनना हो सकता है, बड़ा अधिकारी बनना हो सकता है, जहां पर उन्हें अपनी क्षमताओं के द्वारा अपने लोगों को, अपने समाज को, अपने देश को जो है बेहतर व्यवस्था उपलब्ध करानी होती है। तो ये भी इसका लक्ष्य था। और मानवीय मूल्यों का विकास, भारत है जहाँ संस्कृति है, परंपरा है, रीति रिवाज है, तौर तरीके हैं, विविध प्रकार के जो है त्योहार हैं, ऐसे देश में इन चीज़ों का होना आवश्यक है। मानवीय मूल्य, चूंकि भारतीय समाज इसी तरह का है, तो ऐसे गुणों को विकसित करने के लिए भी इसके लिए विद्यार्थी में अनुशासन होना चाहिए, उसमें विनम्रता होनी चाहिए, उसमें प्रेम होना चाहिए, उसमें दया होनी चाहिए, उसमें भाईचारा होना चाहिए। ऐसे तमाम चीज़ों को हम पाठ्यक्रमों के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से विकसित करें। ऐसी जो है इस माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश के अंदर था। तो हमारे पास जो प्रश्न आ सकते हैं वो इसी तरह से आएंगे, क्योंकि जो है ये विभागीय परीक्षा है तो प्रश्नों का एक दायरा होगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ पूछा जाएगा, बल्कि स्पेसिफिक जो क्वेश्चन के, तो जब हम इनको इस तरह से पढ़ेंगे तो ये चीजें जो है यहां से पॉसिबल हो सकती हैं। इसका जो माध्यमिक शिक्षा का जो संगठनात्मक स्वरूप है वो कैसे होगा, तो इस आयोग ने इसके लिए जो है किस तरह से सिफारिश की थी। इन्होंने कहा था कि जो माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए वो 7 वर्ष वाली होनी चाहिए, 7 इयर्स वाली, और ये करीब करीब कक्षा ये जो है 11 साल से लेकर के 17 साल के बीच की होनी चाहिए। तो इसके लिए जो है क्या क्या जो आई थी, माध्यमिक शिक्षा 7 वर्ष की होनी चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा था 11 वर्ष से 17 वर्ष के बच्चों के लिए होनी चाहिए, इसके बीच जो है ये होनी चाहिए। और इसमें इंटरमीडिएट कॉलेज को समाप्त करने और कक्षा 11 को माध्यमिक विद्यालयों में तथा कक्षा 12 को बीए के साथ विलय करने का सुझाव दिया जाना चाहिए। ये जो आज हमारी पास नई शिक्षा नीति 2020 है, इसमें भी लगभग इसी तरह के जो है पैरामीटर्स हैं कि जो 11वीं तक की कक्षा है वो तो इंटरमीडिएट तक ही रखी जाए और 12वीं वाली क्लास को बीए के साथ में जोड़ा जाए, यानी उसका जो सिलेबस है, उसका जो पाठ्यक्रम है वो इस तरह से तालमेल हो उसके बीच में कि 12वीं के बाद विद्यार्थी को अलग ना होना पड़े तमाम शैक्षणिक परिपाटी के रूप में। तो 12वीं का सिलेबस अगर बीए के साथ में एडजस्ट हो जाए और इंटरमीडिएट का 11वीं तक हो, तो ऐसे भी सिफारिश थी और यही चीज़ें नई शिक्षा नीति के अंदर भी देखने को मिलती है हमें। उसके अलावा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में जो विभाजित किया था। इन्होंने कहा था कि इसमें डिग्री कोर्स जो है 3 वर्ष का जो है होना चाहिए और हाई स्कूल के छात्रों के लिए विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए जो है पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम ये निर्धारित होना चाहिए। इस प्रकार से जो है इसने ये संगठनात्मक स्वरूप जो है इसका दिया था। तो इस तरह से हम एकलव्य आईएएस एकेडमी में इन यूनिटों को पढ़ने की कोशिश करेंगे और तमाम वो लोग जो अभी संस्थान से जुड़ना चाहते हैं 5 अगस्त वाले बैच के अंदर वो अपना पंजीकरण करा सकते हैं और ये चीज़ें ऐसी चलती रहेंगे।
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।